नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो बैंकिंग एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके सवालों को लेने वाले हैं, जो उनके डाउट्स रहते हैं, कैसे पढ़ाई करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कब हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी एंड ऑल दीज क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो हमारे साथ आज बैंकिंग वाला की पूरी टीम यहाँ बैठी है। वेलकम द पैनलिस्ट। और आज हम इन्हीं फैकल्टीज से जानेंगे जो आप लोगों के डाउट्स आए हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं, सर मैम से पूछेंगे और इसके जवाब लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक समुंदर है बैंक एग्जाम्स का, लाखों एस्पिरेंट इसका सपना देखते हैं, इसको क्लियर करने के लिए सोचते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सचिन सर, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। सबसे बेसिक सवाल जो हर एक स्टूडेंट का आता है पहले कि सर इस बैंकिंग एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम बात करें बैंक पीओ एग्जाम की या हम बात करें बैंक के क्लर्क एग्जाम की, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम? आसिम सर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो फैक्चुअल एलिजिबिलिटी। तो फैक्चुअल एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी, एज को लेकर अगर मैं बात करूँ, अगर आप पीओ बनना चाहते हैं तो 21 आपका कंप्लीट होना चाहिए। 30 साल तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वही अगर हम क्लरिकल एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो 21 मिनिमम रिक्वायर्ड है, 28 तक आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो। तो ये फैक्चुअल एलिजिबिलिटी हो गई सर। इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा कि ये बहुत बड़ा समंदर है जिसमें बहुत सारे लोग सपने लेके कूदते हैं। तो इतने बड़े समुंदर में जो सपना हमने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए जो आपने गोता लगाया है ना, तो उस गोते को सक्सेसफुली कंप्लीट करके बाहर निकलने के लिए जो जज्बा चाहिए होता है, जो पेशेंस और परसिवरेंस चाहिए होता है, वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एंटर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच सर। आंचल मैम, आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा। सर ने बताया जैसे कि एलिजिबिलिटी, अब एक सवाल ये बनता है स्टूडेंट्स का कि हम तैयारी कब से करना शुरू करें। एक सवाल, मैं आपसे दो सवाल बेसिकली पूछ रहा हूँ कि तैयारी कब से करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन आइडियली कितना समय लगना चाहिए या हमें कितना टाइम देना चाहिए इस बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो दो क्वेश्चंस का मैं सबसे पहले तो ये आंसर दूंगी कि प्रिपरेशन कब से शुरू करें और कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए इस पर। एक आइडियल स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, वो एग्जाम साल में कितनी बार होता है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसको लेती हैं। अगर हमें इस चीज़ का समझ में आ जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम के लिए हमें किस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पर प्रिपेयर होना है या किस टाइम तक अपने आप को प्रिपेयर करना है। 6 मंथ्स के वेरिएंट पे हमने ये देखा है जनरली हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, और ये 6 महीने के वेरिएंट पे हमें 6 मंथ्स एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना जरूरी है और दूसरे के लिए वो 6 महीने। सो आइडियली जो एक स्टूडेंट को टाइम लगना चाहिए वो 1 साल का लगना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और, स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं एग्जामिनेशन से 6-7 महीने पहले ही पढ़ाई शुरू करूंगा और मेरी प्रिपरेशन वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। बट मेरा मानना यह है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए उस समय तक आपको ऐसा होना चाहिए कि अब मैं एग्जाम दूं और सिलेक्शन हो जाए। ये इससे पहले का टाइम होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन हो रहा है, आप मॉक्स प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हो। तो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में प्रिपरेशन की 3 स्टेप्स होती हैं। स्टेप नंबर 1, जहां पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक टू एडवांस लेवल का सब कुछ आपको आ जाए। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि आप इंडिविजुअल जितने भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके सक्सेसफुली उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। और जब आप इंडिविजुअल टॉपिक सॉल्व कर पा रहे हो तो थर्ड स्टेप पे आप मॉक्स देंगे, ताकि आपके जितना ओवरऑल एग्जामिनेशन है और जो एनवायरनमेंट होता है एग्जाम का कि इतने मिनट में आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो एनवायरनमेंट से अपने यूज टू बनाना है अपने आप को। और ये चीज़ जो स्टेप 3 होती है वो नोटिफिकेशन के बाद आनी चाहिए। तो अपना प्रिपरेशन कम से कम एग्जाम के 3 महीने पहले तक आपका पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ताकि वो 3 महीने आप अपने आप को पूरी तरह से ब्रश अप कर सको। जो स्किल्स या जो सब्जेक्ट्स आपको लग रहा है कि ऐसा थोड़ा वीक है या ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, उसके ऊपर उन 3 महीने में हम काम कर सकें।
ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली मैम का ये क्रक्स में मैम ने बोला है कि दिस इज़ नॉट अ स्प्रिंट रेस, ये एक लंबी मैराथन है जिसके लिए आपको कंसिस्टेंटली दौड़ना चाहिए, और अगर आप कहीं भी अपनी रेस को धीमा करेंगे तो आप फाइनल पॉइंट पे आते आते शायद यू माइट लूज द रेस एनीवे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मूविंग अहेड, सुमित सर आपसे एक मेरा सवाल है। सर बहुत सारी किताबें हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग सजेशंस देते हैं, सब लोग कहते हैं कि यहाँ से पढ़ लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, पेपर्स लगा लो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड एक्चुअली दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, रियल प्रॉब्लम। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्या आपका गाइडेंस होगा इनको? सर एक्चुअली ना, जब स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो वो क्या करता है कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है, बट जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उसको समझ में आता है कि यार मेरे पास जो बुक है उससे बेटर इसके पास है। अपने जो पड़ोसी दोस्त होता है उसकी किताबें देखता है तो वहाँ से थोड़ा डाइवर्ट होना स्टार्ट करता है और फिर मल्टीपल बुक्स कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद फिर लास्ट में फाइनल सोचता है कि इतनी सारी किताबें, अब कौन सी किताब में से मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँ। तो सिंपल सी बात होती है कि अगर आप कोई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट है। वो बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपको स्टार्ट करना है और बार बार उसी किताब का रिवीजन करो, क्योंकि सिलेबस सर सारी किताबों में सेम ही होता है। तो आपको ज़्यादा मल्टीपल किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, केवल वो किताब पर आपको फोकस करना है जो स्टार्टिंग में आपने परचेस की है, उसी का बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपके जो डाउट से दिक्कत है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। तो सर मेरा सजेशन यहाँ पर यही रहेगा कि आपको मल्टीपल किताबों की तरफ नहीं जाना है, आपके पास एक किताब है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। यस, बेसिकली यू हैव टू कंसाइज योर स्टडीज़, आपको अपनी स्टडीज़ को कंसाइज करना है, अपने सोर्सेज को फैलाना नहीं है। सर सेइंग कि आप अपने सोर्सेज को कम करिए। सुष्मिता मैम, ये तो स्टैटिक पोर्शंस की बात हो गई जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अपने सोर्सेज को मत फैलाइए। मैम आप करंट अफेयर्स पढ़ा रही हैं, तो करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है, तो कितना पढ़ना चाहिए, कब से पढ़ना चाहिए? उसको हम वीकली पढ़ें या हम उसको मंथली टैकल करें, हम 6 मंथली पढ़ें? हाउ टू टैकल करंट अफेयर्स फॉर बैंकिंग एग्जाम, क्या कहेंगे आप? सो करंट अफेयर्स को लेके ना मार्केट में एक हाइप है, जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे कि मुझे मेंस में पढ़ना है और प्री में तो आता नहीं है, तो मैं क्यों अपना टाइम दूं इस सब्जेक्ट को। ये मार्केट में एक हाइप है सभी का कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बट मुझे क्या लगता है ना कि करंट अफेयर्स तो हमें भी पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। आप लोग समझ रहे हो, आप लोगों को पता चलता है कि एकदम से रिसेशन आने वाला है। कभी जेफ बेजोस ने कह दिया कि आप लोग खरीदारी मत करो, तो ये आपको नहीं पता है और आप मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हो, आप लॉस में जा रहे हो। छोटे छोटे से रूल्स हैं, हम सभी को पता होना चाहिए। कहने का तथ्य क्या है? कहने का तथ्य ये है कि आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो भी पढ़ो, और अगर आप बैंक के लिए अपीयर करने जा रहे हो तब तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप डेली पढ़ो। बाई चांस आपको लगता है कि नहीं आप डेली दिन भर में 10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो मुझे ये बहुत मुश्किल नहीं लगता है सर। आप शाम में चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते देख लो एक बार करंट अफेयर्स, है ना। कौन सा टाइम, आपको कोई अलग से टाइम डिवोट नहीं करना है। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप लोग हमेशा पढ़ो करंट अफेयर्स, 10 मिनट ही दो, पर जानो आपके मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है देश दुनिया में, जो आपको स्ट्रांग और स्मार्ट बनाती है। और जब प्री होने वाला है तो आपको लगता है आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, आपने एक हफ्ते एग्जाम के टाइम पर छोड़ दिया, बट उसके बाद से आपका फिर डेडिकेशन करंट अफेयर्स के लिए बढ़ जाना चाहिए। एटलीस्ट आपको दिन भर में, जब आपका मेंस अप्रोच कर रहा है, तो एटलीस्ट आपको 1.5 घंटे तो सब्जेक्ट को देने ही है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करती हूँ, मैं ये कहूँगी कि ऐसे तो आप डेली पढ़ो, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, प्री और मेंस को मत देखो, और जब आपका मेंस अप्रोच कर रहा है तो एटलीस्ट गिव दिस सब्जेक्ट 1.5 आवर टाइम। थैंक यू सो मच मैम। ये तो एक सब्जेक्ट की बात हो गई, करंट अफेयर्स की बात हो गई। अगर हम बात करें इसके बाद, सर एक सवाल आपके वापस आऊँगा आपके पास, मुझे यहीं से कनेक्ट हो गया, मुझे याद आ गया कि सर करंट अफेयर्स तो हो गया, मैम ने कहा कि बताया अभी ऐसे प्रीलिम्स में नहीं आता है तो बच्चे उसको, स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं कि हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। बट सर अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, मैथ्स इज समथिंग जिसका वेटेज ही बहुत है, और दूसरी बात ये बच्चों को बहुत डर लगता है। स्टूडेंट्स फेस रियली बिग, मतलब उनके लिए एक ऐसा होता है कि भाई मैथ्स नहीं होगा, और असली गेम स्पीड का होता है, एक्यूरेसी का होता है। तो कैसे हम इस डर को कम करें? सर एक्चुअली ना मैथ्स में देखा जाए तो कुछ स्कोरिंग टॉपिक भी है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत डर लगता है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है सर कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में चीज़ें जो पढ़ता है, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ता है, जैसे बचपन में भी हम लोग करते थे, स्टार्टिंग के चैप्टर स्ट्रांग हो जाते थे, बट आगे तक लास्ट तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते थे, लास्ट के चैप्टर हम लोगों के स्किप हो जाते थे। तो ये जो अर्थमेटिक का डर है ना सर, ये बचपन से बच्चों के दिमाग में रहता ही है,
और सेकंड चीज़ ये है कि जब एग्जामिनेशन आता है, प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं हम लोग, 20 मिनट 35 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, बट जो ज़्यादा टाइम लगता है सर वो अर्थमेटिक में लगता है। तो अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सिंपल फंडा ये होता है सर कि आप स्टार्टिंग से टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और टिल तब तक पढ़ेंगे जब तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स स्टडी स्टार्ट करना है। रिवर्स मतलब जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वहाँ से वापस पढ़ना स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग तक पहुँचना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सर ये जो डर है ना मैथ्स का, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी से मुझे सचिन सर ने कहा कि मैथ्स में डर होता है स्टूडेंट्स को और कैसे उसको हटा सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स भी देखिए, मैथ्स है, रीजनिंग है, देन यू हैव इवन इंग्लिश है। कैसे हम टाइम मैनेज करें अपनी इस प्रिपरेशन में, हम किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम दें कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स बराबर से कवर होते रहें और हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं ये हमको पता चलता रहे। सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जब करना जा रहा है स्टूडेंट, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हमारे पास जितना टाइम अवेलेबल है उसको मैनेज कैसे करना है, ये प्लान करने से पहले हमारा खुद का एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। कि मान लीजिए जैसे मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मुझे ये बात पता चल गई थी कि मैथ्स और रीजनिंग मेरा अच्छा है, बट इंग्लिश थोड़ा सा डामाडोल है जो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है, और जीए का तो पूछना ही मत। तो प्रिपरेशन के बहुत इनिशियल फेज में ये रियलाइज हो गया था कि क्वांट और रीजनिंग में कमांड अच्छी है बट ये 2 चैप्टर्स वीक है। तो मैंने ये एनालिसिस करके मुझे ये समझ में आया कि जहां पर मैं वीक हूं वहां पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था कि मैं इंग्लिश डेली बेसिस पे आधा घंटा पढ़ता था, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आधा घंटा पढ़ता था, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने 3-3 दिन ब्रेक कर लिए थे। यानी कहने की बात यह है कि सबसे पहले खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हम किस में स्ट्रांग है, किस में वीक है। उसके बेसिस पे आपका टाइम अलॉटमेंट होगा। ये आपके प्लानिंग का, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला फेज होगा। उसके बाद आता है कि आप माइक्रो और मैक्रो टाइम मैनेजमेंट पर जाओ। सबसे पहले आप अपना दिन प्लान करो। दिन प्लान हो गया, आप अपना वीक प्लान करो। वीक प्लान हो गया, आप अपना मंथ प्लान करो। ठीक है, तो ऐसे दिन में आपका क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिन में मैं 3 घंटे क्लास लेता हूं, तो क्लास के बाद मेरे पास मेरी बेसिक एक्टिविटीज में इतना टाइम चला जाता है। बाकी जो टाइम बचता है उस टाइम में मुझे सेल्फ स्टडी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए पर सब्जेक्ट इतना टाइम देना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है। तो एक दिन में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो आपकी क्लासेस का टाइम हो गया, उसके बाद आप क्लास में जो पढ़े हैं उसकी रिवीजन का टाइम हो गया, और उसके बाद जो भी पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस का टाइम हो गया। तो ये 3 चीजों के लिए आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक, उसके बाद आपका ऐसा दिन प्लान हो गया। आप वीक प्लान कर लीजिए। अब हफ्ते में कौन कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। जैसे आप जिस भी किसी सब्जेक्ट में वीक हो, जरूरी नहीं सबका वीक सब्जेक्ट सेम हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, आपको दिन बांटने हैं। ठीक है, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। हफ्ते में 7 दिन होते, पूरे 7 दिन का टाइम टेबल बना लिया, ऐसे मत करना। जैसे मंडे टू सैटरडे आपने प्लान कर लिया, संडे एक दिन स्पेयर रखो। स्पेयर इसलिए क्योंकि हम सबको एक चीज पता है कि थियोरेटिकली कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना हो, प्रैक्टिकली जब हम जाते हैं ना तो प्लान में थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ रीजंस की वजह से हो जाता है। तो एक बफर डे आपके पास होना चाहिए। उस बफर डे में आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर सको। इन केस आपके प्लानिंग में कुछ आगे पीछे चीजें हुई है तो उसको भी आप उस बफर डे में कवर कर सको। तो मंडे टू सैटरडे प्लान करिए, मंडे टू सैटरडे, और उसके बाद संडे को रिवीजन करिए। तो पहले दिन, फिर हफ्ता। अब महीने का प्लानिंग कैसे होगा। महीने के प्लानिंग के महीने का एक आखिरी हफ्ता है ना पूरा रिवीजन के लिए रख दो। क्योंकि सर क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने ये बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ देखा है, हम चैप्टर पढ़ते जाते हैं, है ना, पढ़ते गए रिवीजन नहीं हो पाता है। तो दिक्कत ये होती है जो मैंने पहले चैप्टर पढ़ा था ना उसकी कमांड आगे उतनी नहीं रहती है ना। तो ये रिवीजन आपके टाइम मैनेजमेंट में रिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट अलॉट होना जरूरी है ना। तो हफ्ते का रिवीजन संडे, और पूरे महीने में आपने जो चीजें पढ़ी है उस सारा का सारा रिवीजन महीने के आखिरी हफ्ते में। तो इससे क्या होता है पता है आपको, इससे डबल एनर्जी सेम टॉपिक पे वेस्ट नहीं होती है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की। और वैसे भी सर मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, मतलब वेल्थ के मामले में, चाहे हम एलोन मस्क को ले लें या हमारा जैसा आम इंसान ले लें, इंसान अपनी लाइफ में जो भी बनता है वो उसके टाइम को किस तरीके से मैनेज करता है इसी पे डिपेंड करता है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ और जिनका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में मानो या फिर सिलेक्शन में देरी लग गई है, फ़र्क यहीं पे आ जाता है कि टाइम आपने कैसे मैनेज किया। तो इस पर ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच सर।
तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपने काफ़ी कुछ सर से समझा, काफ़ी कुछ सुना सर से कि कैसे हम टाइम मैनेज करें। आंचल मैम, एक आई डोंट नो इफ़ आई एम आस्किंग अ टफ क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट के लिए बड़ा टफ है ये कि सिलेबस कहाँ से कवर करें। ओके, मेरे हिसाब से ये हर एक स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन रहता है और कन्फ्यूजन रहता है, दोनों साथ में ही चलता है कि मैं यहाँ चला जाऊँ तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ मैं ये कवर कर लेता हूँ, मैं वहाँ चला जाऊँगा मैं वो कवर कर लूँगा। द बेस्ट थिंग इज़ आप किसी भी चैनल पे जाएं, आप कहीं से भी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने का मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना। हमारा एम है आपको सिलेक्शन दिलाने का, और वो सिलेक्शन आपको किसी भी अंडरस्टैंडिंग से मिल रहा हो, किसी भी फैकल्टी से मिल रहा हो, वो एक टारगेट होना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग जिससे सबसे अच्छी आती है उस पे आप काम करिए। बाकी हमारे सारे फैकल्टीज़ आपके साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा हमने आपसे कहा भी है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप खुले दिल से अपने सारे डाउट्स को क्लियर कराया करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कहीं पर भी कुछ समझते हुए एक स्टेप मिस हो गया या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई ना, अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वो चीज़ आपको रात को सोने नहीं देगी। इसलिए अपने डाउट्स को क्लियर कराते रहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत रखिए। और एक चीज़, कंसिस्टेंसी और पर्सिवरेंस की जो हमने बात करी है ना, बचपन में शायद सबने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक चींटी जब कोई चीज़ लेकर चढ़ रही है ऊपर, एक बार गिर रही है, 2 बार गिर रही है, 3 बार गिर रही है, लेकिन वो अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ रही, जो उसका एम है वो उसको नहीं खत्म कर रही। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी और पर्सिवरेंस आपके टाइम मैनेजमेंट को, आपके पूरे लाइफ को इतनी अच्छे से सटल कर देगा ना कि आपको लगेगा कि यार मैं हर चीज़ अगर मैंने उठाई है ना तो मैं उसको पूरा करके रहूँगा। और ये डीमोरलाइज करने की जो चीज़ें होती है, मेरे हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशन होता नहीं है इंसान की लाइफ में। और ये सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ तभी आता है जब आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो। सो दैट इज़ माई आंसर फॉर इट। ओके ओके, सो वो है ना एक सेइंग है कि ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट यू गेट वाइल स्लीपिंग, बट ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप। सो वही बात है कि आप कहीं भी पढ़िए, आप कहीं से भी अपनी पढ़ाई करिए, आपको एक जगह ट्रस्ट करना है। मैम का क्रक्स यही है दैट यू हैव टू स्टिक टू वन टीम एंड उसको ब्लाइंडली फॉलो करके पढ़ते जाइए। मूविंग अहेड, मैम सुष्मिता मैम, एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, शायद थोड़ा तीखा हो जाए, आपको जवाब इसका देना है कि क्या फ़ायदा बैंक जॉब का जब बैंक्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं। आई डोंट नो पैनलिस्ट मुझे क्या बोलेंगे, बट बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा मैम बैंक जॉब का? सर एक्चुअली मार्केट में एक स्पेक्यूलेशन आ गई है कि बैंक्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो मुझे क्या लगता है कि जो हवा बनी है पहले तो अवॉइड करना है। हमारा पहला टारगेट तो सिलेक्शन है। प्राइवेटाइज हो रहा है, पब्लिक सेक्टर है, ये तो डिफरेंट बात हो गई, बट सिलेक्शन चाहिए हमें। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सर आप शायद जानते भी होंगे, जो प्राइवेटाइज हुई हैं, बट इट डजेंट मीन कि अब वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, और इसका मतलब ऐसा तो हुआ नहीं कि वो बंद हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर एक बात की प्रोज एंड कॉन्स होती हैं। अगर सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है तो कुछ सोच के ले रही है, बहुत बड़ा देश चला रही है सरकार तो कुछ सोच के ले रही है। और मोर ओवर जो बात है, मार्केट में एक स्पेक्यूलेशन है, तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हम बहुत पॉजिटिवली प्रिपरेशन करें अपने बैंक के लिए, सिलेक्शन लें, और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। बट जितना मैं कहूँगी कि सरकार का भी ये कहना था कि 4 तो आपके बैंक्स बचे रहेंगे, तो आप बैंक में बस सिलेक्शन लो, आगे का छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू मैम। सचिन सर, स्टूडेंट कहता है कि सर हमने ना जितने भी साल भर में बैंक एग्ज़ाम आए थे, IBPS का आया, SBI का आया, कोई भी आया, क्लर्क का आया, PO का आया, हमने सारे फॉर्म्स भरे, हमने सारे एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ। मेरे किस्मत में शायद बैंक जॉब की एग्ज़ाम, बैंक की नौकरी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे उनको बोलेंगे कि नहीं यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कैसे कहेंगे उनको आप? सर ये एक्चुअली रियलिटी है, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लाखों एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या है ना कि जायज़ सी बात है कि जो उस जगह के लिए परफेक्ट है, ज़्यादा कॉम्पिटिटेंट है, वही उस जगह जाके बैठेगा। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाए कि यार मेरी किस्मत में तो है, ये है ही नहीं, है ना। और वैसे एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको आपकी किस्मत पता है, आपने देखा आपके कल में क्या है? नहीं ना, ठीक है। तो सर एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मैं सुनाना चाहूँगा। ये कहानी मुझे अच्छे से याद है, हमारे स्कूल में स्कूल टीचर्स ने हमें सुनाई थी। तो वो कहानी ऐसी थी सर, एक राज्य होता है और उस राज्य का एक राजा होता है।
तो वो एक दिन अपने राज में ऐसे ही टहलने के लिए निकलता है, और टहलते टहलते क्या होता है, उसको एक इंसान एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है, उसके पास बहुत सारी किताबें होती है। तो इतनी सारी किताबें देखकर वो चौंक जाता है, यार ये कर क्या रहा है। तो वो अपने सेवकों को भेज देता है और बोलता है कि जा उससे ज़रा पूछ के आ कि वो है कौन। तो सेवक उनके पास जाते हैं, पूछताछ करते हैं, वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद राजा को बताते हैं, सर वो राजा जी वो तो एक बहुत बड़े इंसान है जो भविष्य के बारे में जानते हैं। अब भविष्य के बारे में जानते हैं ये सुनकर तो राजा क्यूरियस हो जाता है। फिर राजा उनके पास चले जाता है और फिर वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं उन महाशय को कि हमने सुना कि आप भविष्य के बारे में जानकारी रखते हो। हाथ आगे कर देते, बोल देते ज़रा बताओ तो मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरे हाथ क्या रेखा है, क्या कह रही है। तो राजा जी का हाथ देखकर वो इंसान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि राजा जी थोड़ी सी एक परेशानी वाली बात है। वो परेशानी ऐसी है कि आपकी जीवन रेखा जो है ना वो छोटी सी है, आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब यह सुनकर राजा हंसने लगता है। राजा हंसता है और हंसते हुए उनसे एक सवाल पूछता है कि आपकी जीवन रेखा क्या कहती है। तो वो जो भी इंसान थे वो बताते मेरी जीवन रेखा तो बहुत बड़ी है, मैं बहुत साल जीऊंगा। जैसे ही राजा ये सुनता है अपनी तलवार निकालता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद जो सर ने 2 लाइनें हमें सुनाई थी वो आज भी मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने 2 लाइनें सुनाई थी, मत कर हाथों की लकीरों पे यकीन इतना, मत कर हाथों की लकीरों पे यकीन उतना, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कहने की बात यह है कि कुछ फेल्योर्स से हम अपनी आगे की लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, है ना। और एक छोटी सी चीज अगर हम अपने व्यवहार में, आचरण में ला दे कि हम अपने फेल्योर्स को एज अ डेफिनेशन ना ले। फेल्योर्स हमें डिफाइन करने के लिए नहीं होता है, फेल्योर्स हमें गाइड करने के लिए होता है। तो वहां से अगर हम कुछ सीख ले और उन सीख को साथ में रखते हुए हम आगे की जर्नी अगर कंप्लीट करें ना, तो मैं जरूर 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 यकीन दिलाऊंगा कि आपने जो सपना देखा है वो आज नहीं तो कल पूरा जरूर होगा। आई थिंक दैट वॉज अ ग्रेट मैसेज बाय सर। सर आप ही की बात से मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। आपने अभी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भरते हैं और दिस इज़ द रियलिटी ऑल्सो कि सब वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो आंचल मैम मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि कुछ हज़ार वैकेंसीज आती हैं और इसको लाखों लोग इसका फॉर्म भरते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, डर लगता है, कैसे इस डर से निकला जाए मैम? ओके मेरे हिसाब से स्कूल तो सब लोग गए होंगे, राइट? और स्कूल में एक साथ 80 बच्चे 60 बच्चे नॉर्मली क्लास में रहते थे, राइट? क्या हमारा सबका टारगेट यही होता था कि हम फर्स्ट आ जाएं? नहीं, लेकिन फर्स्ट तो एक ही आदमी आता था, सेकंड भी एक ही आता था और थर्ड भी एक ही आता था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बाकी हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने अपना हार को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, नहीं कर सकता। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज अ बैक बेंचर। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में कुछ मैंने शायद छोड़ा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने अचीव नहीं करी है। बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी लर्निंग लेनी अभी बाकी है। आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको आप समझो। जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इतनी सारे कंपटीशन में बैठे हुए हैं, क्या हम सबको देखकर डिमोरलाइज हो जाएं? लेकिन पेपर तो सबका सेम आ रहा है ना। उसको बगल वाले को कह रहे हो यार मेरा पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया, पॉसिबल नहीं है। उसको कह रहे हो कि मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। डर लगता है, आई अग्री विद दैट, क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स एक साथ बैठते हैं तो सोच में ये आ जाता है यार मेरा होगा या नहीं होगा। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि सबके लिए जब सेम पेपर आ रहा है और डर इसलिए लग रहा है क्योंकि बगल वाले से प्रिपरेशन हमारी थोड़ी सी कम रह गई है। जब हमारी पूरी प्रिपरेशन होती है तो हमें तो डर नहीं लगता, तब तो कह दो कूद जाओ तो कूद जाएंगे। लेकिन नहीं, जब जहां पर थोड़ा सा भी लगता है ना कि यार ये चीज छोड़ के आया हूं और यही एग्जाम में आ गया, तो ये डर है आपका, क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी सी कम रह गई है। जिस दिन आपको लगेगा ना कि मैंने प्रिपरेशन अच्छी कर ली है, मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने शुरू हो गए हैं, उस दिन आप इतनी कॉन्फिडेंटली जाकर पेपर देके आओगे कि उसी साल में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं भी जिनका एक ही ईयर में सारे के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं। और वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन थी वो कॉन्फिडेंस दिलाती है एग्जाम में जाकर प्रिपेयर होकर
वहां बैठने के लिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो अब मुझे नीचे खींच सके। ओके तो ये डर तो देखिए लगना लाजमी है, मैम का भी कहना है डर लगेगा, मैम सेइंग कि मैम समझती हैं इस बात को। तो सर सुमित सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि वही स्टूडेंट की बात, डर लगता है, स्टूडेंट कहता है कि सर क्लास में हम जब पढ़ रहे हैं, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आप मुझे कॉन्सेप्ट बताते हैं, हम समझ लेते हैं, लेकिन जब वही चीज़ एग्ज़ाम के अंदर आती है तो हम नहीं कर पा रहे। डर है, क्या है, प्रैक्टिस कम है, क्या करे स्टूडेंट्स, ऐसा बताइए। सर एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि जब हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट को पता है हमारे साथ टीचर है, वो हमको पूरी चीज़ें बता रहा है, डिटेल में समझा रहा है और एक ही टॉपिक चल रहा है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सारे चैप्टर्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों को सारे चैप्टर एकदम क्लियर होने चाहिए, उन चैप्टर्स की मिक्स प्रैक्टिस होना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्त कि आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो क्लास में आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि अब बन भी जाएगा, ज़रूरत होती है हम लोगों को चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस की। अब आपने जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिस भी कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद मिक्स क्विज भी आपको लगाने होते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपने जो पढ़ा है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप बना पा रहे नहीं बना पा रहे। क्योंकि सर बैंकिंग एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं। आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी बनाते हैं बट जितने सवाल बना रहे हैं सारे क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो सर यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को क्लास में समझ में सारी चीज़ें आ जाती है, इसका मतलब ये है कि अब आपको केवल ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, एंड सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट आप पहले ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और आप एग्जामिनेशन में भी उसी तरीके से कर पाएंगे जिस तरीके से आप क्लास में कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सुष्मिता मैम, मैं आपके पास एक बार वापस आऊँगा। आपने बताया करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना चाहिए और डेली टाइम देना चाहिए और ये आपकी रिदम को, आपकी नॉलेज को हमेशा इन्हांस करेगा और आप करंट अफेयर से बने रहेंगे तो आपकी जो होल्ड है उस सब्जेक्ट पे वो बनी रहेगी। एक स्टूडेंट डाउट पूछता है कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन कौन सा अखबार पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर हमें रेफ़र करना चाहिए, एक बार ये भी बात आप क्लियर करिए। जी सर, ये हाँ एक्चुअली ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स का कि कौन से पेपर को पढ़ें, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हम देखते हैं। तो मेरी नॉलेज में क्या है ना कि जब बैंक की तैयारी होती है तो जीए के साथ में जो एक और समस्या उसे घेरती है वो इंग्लिश की होती है। उसकी ये भी डाउट होते हैं कि यार मुझे तो इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही, इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया, अब मैं कैसे इसे पढूं। तो मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है, जो स्टूडेंट्स नॉर्मल मीडियोकर होते हैं, मैं किसी की इंग्लिश पे कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, एक जनरल बात बता रही हूँ, मैं भी मीडियोकर हूँ, मुझे देख के लगता है कि ये सेंटेंस सही है पर मैम पक्का उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर निकाल देंगी, मुझे विश्वास है उस सेंटेंस को लेके। तो ऐसा अक्सर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यू आर एक एवरेज हो आप, तो यू कैन गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस, अच्छा सोर्स है वो, और इकोनॉमिक टाइम्स भी आप रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं अपनी इंग्लिश को भी अच्छा कमांड कर चुका हूँ, देन आई विल से कि आप द हिंदू देखो, बिकॉज द हिंदू में बहुत सॉलिड चीज़ें आपको और मिलेंगी। बट ऐसा नहीं है कि द हिंदू ही है सिर्फ, यू शुड ऑल्सो गो फॉर इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, बिकॉज यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा। जैसे अभी जो बैंक एग्जाम्स आते हैं सर, तो उसमें करंट अफेयर्स में बैंक रिलेटेड हैवी पोर्शन होता है इन जनरल, IBPS SBI, इसमें अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम लोग रेफ़र करते हैं ना, तो हमें हमेशा ये फोकस करना चाहिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग की खबरें हैं वो तो नहीं छूट रही हैं, और वो आपको जनरली जो है ना इकोनॉमिक टाइम्स में ज़्यादा मिलेंगी, बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदू में ज़्यादा मिलती हैं। तो मैं वही कहूँगी कि पहले तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश समझना है, उसके बाद से आप रेफ़र कर सकते हो आइदर दीज 3 न्यूज़पेपर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, और आई टोटली अग्री, आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही जज करना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज़, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, बहुत सारे बच्चे ना कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि मैंने बुक में ग्रामर में ये पढ़ लिया और न्यूज़पेपर की लैंग्वेज कुछ अलग डिफाइन कर रही है, तो हम किसकी ग्रामर को फॉलो करें। जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो न्यूज़पेपर में मैक्सिमम इंग्लिश जो है वो स्पोकन इंग्लिश की यूज़ होती है, और इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, RC को डेवलप करने के लिए, पैराजम्बल को डेवलप करने के लिए, सब चीज़ में मदद करेगी वो आपकी। लेकिन ग्रामर को उससे बख्श दो भाई, क्योंकि ग्रामर के जो रूल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी फ़र्क होता है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ये बार बार बोला गया है, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, GA में नहीं, सचिन सर बोलेंगे,
आपकी लॉजिकल रीजनिंग में भी सर काम करेगा, क्वांट्स में आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है डीआई में, उसमें भी काम करेगा. सो इट्स जस्ट दैट कि आप उसे पढ़िए अपनी कॉम्प्रिहेंशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए. ग्रामर को उससे कनेक्ट नहीं करना है. दैट्स ऑल आई वांट टू से. ऑल राइट, आई होप ये आपको बहुत ही क्लियर मैसेज मिल गया होगा कैसे टैकल करना है. एक आखिरी सवाल मैं और पूछूंगा एंड आई वांट सचिन सर आप इसको आंसर करें ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पैनलिस्ट. एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो सकता है? देखो कैसा होता है ना, सर जब कभी भी हम सर किसी नए फील्ड में एंटर कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर इसमें उतरता हूँ कि मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो हम इस बात के गणित को समझने में लग जाते हैं कि कितना टाइम लगेगा मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने में. तो ये सवाल आना लाजमी भी बनता है कि क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर पाऊँगा. तो इसका आंसर जो है ना, मैं आपको एक थोड़ा सा रियलिस्टिक आंसर बताऊंगा. तो ऐसा है कि मैंने अभी तक के मेरे करियर में ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B, नाबार्ड ग्रेड A और सेबी ग्रेड A ऑफिसर्स जैसे एग्जामिनेशंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए. इसके उल्टा मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं जिनको एग्जामिनेशंस क्लियर करने के लिए थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े. तो बेसिकली एग्जामिनेशन क्लियर करने का टेन्योर कुछ चीजों पे डिपेंड करता है और उसकी सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है विश्वास. आप जिस किसी भी फील्ड में कदम रख रहे हो, जो कोई भी रहने दीजिए, चाहे आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के फील्ड में एंटर कर रहे हो या कोई भी और फील्ड, बट जिस किसी भी फील्ड में एंटर कर रहे हो ये विश्वास के साथ उतरिएगा कि हां मैं यहां से सक्सेस लेकर बाहर निकलूंगा. इसी विश्वास के साथ आप वो फील्ड एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है आपसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा. जब ये समझ में आएगा तब आप अपने पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं और अपने प्लान के मुताबिक अपनी हर एक स्टेप सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं. ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आई गेस मेरी इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे कि हमने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो एफर्ट्स ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डायरेक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाने से वो रिजल्ट जो उनको चाहिए, जो उनके हक का रिजल्ट है, वो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज विश्वास के बाद जो आता है सही डायरेक्शन. आपका प्लानिंग सही होना चाहिए और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन हर एक छोटी सी छोटी स्टेप सही डायरेक्शन में पड़नी चाहिए. तीसरी चीज, अब ये सारी चीजें सही जा रही है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के लेवल में फर्क होता है ना. तो जहां पर लेवल बढ़ जाता है वहां पर डर सा लगने लगता है. डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर डर लगने लगता है हम इंट्रोस्पेक्शन करना चालू कर देते हैं, है ना. डर से गिव अप नहीं करना है, डर से इंट्रोस्पेक्ट करना है. अगर ये एग्जामिनेशन का नेक्स्ट लेवल मुझे डरा रहा है तो ये मुझसे कुछ और क्वालिटीज की डिमांड कर रहा है. वो क्वालिटीज क्या है, ठीक है. तो आप अपने आप से वहां पर सवाल पूछेंगे कि ये क्लियर करने के लिए मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो तीसरी स्टेप ये हो गई, गिव अप नहीं करना है. जहां पे चीजें डिफिकल्ट होने लगे, आपको लगने लगे कि यार ये अभी मैंने सोचा था वैसा नहीं है, तो वहां पे गिव अप नहीं करना है, ठीक है. और राइट डायरेक्शन में रिवीजन प्रैक्टिस ये कंटिन्यू करते रहिएगा. फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, बट कोई भी एस्पिरेंट कोई भी ये सारी चीजें फॉलो करता है ना, तो वो अपने खुद के मिनिमम टाइम में सिलेक्शन ले जरूर सकता है. ये मैं जरूर कहना चाहूँगा. सो बेसिकली सर एक क्रक्स में ये कह रहे हैं कि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आपको इसको कंप्लीट करने में सालों लग जाए. यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. आई थैंक्स ऑल दी सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट की बहुत देर से बात हो रही है, तो मुझे बस एक बात याद आई. मेरे स्टूडेंट्स थे तो उसमें एक बच्ची थी, मैं कहूँगी कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी सब में, और वो सबको पढ़ाया करती थी. वो इतनी इंटेलिजेंट थी. जब रीजनिंग तो सर आपको पता है मेरा रीजनिंग से खौफ है, इंग्लिश से भी है, तो बस जीएस से नहीं है. सो बेसिकली क्या था ना, वो सबको पढ़ाया करती थी. रीजनिंग इतना टफ था, स्टिल शी वॉज टीचिंग एवरीवन. और उसने 3-4 साल लग गए, नहीं हुआ उसका सिलेक्शन. जिनको पढ़ाई थी उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया.
और वो इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि मैम मुझे समझ नहीं आता है, अभी उसकी शादी होने वाली है, नाउ शी इज़ सिलेक्टेड, और वो वर्क कर रही है, ग्रामीण बैंक में है वो, तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि मैम मुझे कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ पे लैग कर रही हूँ, कहाँ पे चूक हो रही है। वो सबसे कहती थी कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, नाउ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग, बट बैक एंड में शी वॉज प्रिपेयरिंग, वो खुद को दिलासा देती थी, एंड नाउ शी इज़ सिलेक्टेड। तो इस बात से मैं बस इतना कंक्लूड करना चाहती हूँ ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो जाए, वेरी वेरी गुड, अगर आपका हो जाता है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सबका अपना टाइम होता है। मेरे नाना जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि 5000 सीट को मत देखो, एक सीट को देखो। तुम्हें उस एक सीट से मतलब है और तुम्हें 5000 पे तो फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा तो उसी एक सीट पे सिलेक्शन होगा ना। तो हमें वैकेंसी से, अटेम्प्ट से नहीं डरना है, हमें बस एक चीज़ को याद रखना है कि मेरा ये गोल है और इस गोल के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो मैं सब करूँगा, कमिटमेंट के साथ करूँगा। बस लगे रहो, हो तो जाएगा ही। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद ऑल दी पैनलिस्ट, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट मैसेजेस थे हमारे पैनलिस्ट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद।